जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि सोलर सिस्टम से बाहर जो जितने भी सियारे हैं, सितारा के गिर्द घूमते सियारे हैं, जिनको हम एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है या एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स जिनको कहा जाता है, उनको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि फलां सितारा जो है वो 40 लाइट ईयर्स या 100 लाइट ईयर्स या 150 लाइट ईयर्स या 1000 इवन लाइट ईयर्स के फासले पर है और उसके गिर्द अ, पांच सितारे। तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा मेथड्स यूज किए जाते हैं, उनमें से चार जो हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं अभी रिसेंटली, वो हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली, क्योंकि टाइम जो है इस जो मीटिंग का लिमिटेड होता है। तो मैंने आपके लिए एक स्लाइड भी बनाई है, तो उसमें हम विजुअली भी देखेंगे कि ये जो मेथड्स हैं एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करने के, ये कैसे इंडिविजुअली और फिर और कैसे हम वेरीफाई करते हैं कि जो हमने चीज डिटेक्ट किया है वो वाकई एक प्लेनेट है, और फिर उन प्लैनेट्स की डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं, लाइक उसका मास, उसका सेमी मेजर एक्सेस, उसका ऑर्बिट, उसकी सेंट्रिसिटी, उसका ऑर्बिटल पीरियड, ये सारी चीजें जो हैं वो हम मेजर करेंगे। और याद रखें कि सिर्फ लाइट जो हमारे पास आ रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की खला से, कहीं से भी सिर्फ लाइट हम रिसीव कर सकते हैं। और उस लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, डिफरेंट कैटेगरीज में आती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, जहाँ पे हम विजिबल लाइट भी देखते हैं, और इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास पहुंच रही है डिफरेंट सेलेस्टियल या फल्कियाती अजसाम से, उस लाइट से ही ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो एक्सोप्लैनेट्स की हंटिंग होती है, एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट किया जाता है, वो भी इसी लाइट से ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। और वो कैसे करते हैं, इसके लिए फिर हम स्लाइड स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने जो स्लाइड है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो कंफर्म एक्सोप्लैनेट्स हैं, जिनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है कि ये एक्सोप्लैनेट्स हैं किसी दूसरे सितारों की गिर्द घूमते हुए, वो मोर देन 5000 है। 5483 अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, और कैंडिडेट्स जो हैं वो 10,000 के करीब कैंडिडेट्स भी हैं। अब इसके अंदर क्लासिफिकेशन देखें कि उनके साइज के हिसाब से उनकी क्लासिफिकेशन हैं, जैसे कि नेपच्यून लाइक वो कितने हैं, सबसे ज्यादा हैं, गैस जायंट्स हैं, सुपर अर्थ हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो रॉकी रॉकी प्लैनेट्स होते हैं। अर्थ एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। सुपर अर्थ से मुराद है कि जमीन से बड़े, और जो नेपच्यून है उसके साइज से छोटे। तो ये 2 टाइम्स भी हो सकता है, 1.8 1.5 टाइम्स अर्थ के रेडियस या साइज के बराबर हो सकता है। नेक्स्ट देखें कि बाय मेथड्स अगर क्लासिफिकेशन करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो मेथड है, जो चार हम डिस्कस करेंगे, उसमें ट्रांजिट मेथड है। ट्रांजिट मेथड, आप ये सारे एक एक करके हम आगे देखेंगे कि ये मेथड्स कैसे काम करते हैं। और जितनी भी लाइट हम रिसीव करते हैं, तो ये डिफरेंट प्लैनेट्स की डिटेक्शन कैसे होती है। तो सबसे ज्यादा मोर देन 74% ट्रांजिट मेथड है, इसको हम ट्रांजिट फोटोमेट्री भी कहते हैं। उसके बाद रेडियल वेलोसिटी मेथड है जो 19% है। अब ये दोनों पहले मेथड्स मिलके मोर देन 90% जो प्लैनेट्स की डिस्कवरीज होती हैं, एक्सो प्लैनेट्स की डिस्कवरी और डिटेक्शन होती है, ये दो मेथड्स करते हैं। नेक्स्ट जो है माइक्रो लेंसिंग है। माइक्रो लेंसिंग आपने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, और जो स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर एक मैथ जो है, उसके अंदर जो डिस्टॉर्शन पैदा करता है या गड़ा पैदा करता है, उसको जो डिस्टॉर्ट करता है, वार्प करता है, ये वही सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ये आगे जाके देखेंगे कि कैसे जो लास्ट है वो डायरेक्ट इमेजिंग है। मतलब हम डायरेक्ट किसी भी स्टार और उसके गिर्द जो ऑर्बिट करते हुए जो प्लैनेट्स हैं, डिटेक्ट करते हैं, इमेजिंग करते हैं, उनकी तस्वीरें बनाते हैं, और हम वहाँ तस्वीरों में पता चलता है कि ये देखिए एक स्टार है और उसके गिर्द ये एक कोई प्लैनेट है, वो भी ऑर्बिट कर रहा है। और इसमें एक चीज जो याद रखने वाली ये है कि जो हम ये चीजें डिटेक्ट करते हैं, एक्सो प्लैनेट डिटेक्ट करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ है इस तरह का सिस्टम हो। मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो अपने इस फेज के अंदर हो जिस फेज के अंदर हमारा सोलर सिस्टम अभी चल रहा है। हो सकता है वो प्रोटोप्लानिटरी डिस्क अभी हो, अभी सियारे बनने का जो अमल है, प्रोसेस है, वो स्टार्ट हुआ हो। या फिर हो सकता है कि वो सितारा जो है अपनी एंड ऑफ लाइफ के करीब हो, तो उस वक्त सियारों की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, करेक्टरिस्टिक्स होंगी। और डिफरेंट एजेस के अंदर सितारों की गिर्द सियारों की जो डिटेक्शन है, वो हमें अपने सोलर सिस्टम
को समझने में मदद देगी, और हमारे सोलर सिस्टम की जितनी भी हमने स्टडी की है वो दूसरे सितारों के गिर्द घूमते सियारों की स्टडी करने में हमें मदद देते हैं। तो ये नेक्स्ट ग्राफ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मेथड्स के जरिए जो हमने एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं। ये एक प्लॉट है ऑर्बिटल पीरियड, मतलब कि अपने सितारे के गिर्द कितने दिन में वो एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। जैसे हमारे अर्थ जो है वो 365 डेज में करता है, तो इसी तरह उसके अगेंस्ट मैस का फंक्शन है। मतलब कि जो ज्यादा मैसिव ट्रांजिट मेथड के जरिए जितने भी ये येलो हैं, मतलब कि ये विद इन 100 डेज, मोस्टली 100 डेज के अंदर अपने सितारे के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं, और उनका जो मैस होता है वो 0.1 के से लेके जमीन से कितना ज्यादा उसका मैस है, 1000 गुना जमीन के मैस के बराबर भी हो सकते हैं। इसी तरह ब्लू में और फिर रेड में, और ये सारी चीजें आप ये स्लाइड्स बाद में लेके आप समझ भी सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो ट्रांजिट का मेथड है। ट्रांजिट का मेथड ये होता है कि जब आप किसी सितारे को, जो अपने सूरज के अलावा जो दूसरा सितारा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी टेलीस्कोप से, फॉर एग्जाम्पल केपलर टेलीस्कोप सबसे फेमस टेलीस्कोप है जो एक्सोप्लैनेट्स की सर्च के लिए बनाई गई थी। और इसमें देखें कि जैसे कोई प्लैनेट जो है वो अपने सितारे के सामने से गुजरता है तो वो क्या करता है, उसको एक्लिप्स करता है, उसकी लाइट को डिम करता है। ये नीचे ब्राइटनेस कर्व आपके पास आ रही है, जैसे ही नॉर्मल ब्राइटनेस कर्व आ रही है और जैसे ही वो प्लैनेट एंटर होता है उसके बिल्कुल अपने स्टार के सामने से गुजरने लगता है, तो लाइट के अंदर एक डिप आता है। उस तारे की जो लाइट है वो डिम होना शुरू होती है, और यहाँ पे ये एक जो आप डिप देख सकते हैं तारे, और जब वो गुजर जाता है तो दोबारा से लाइट कर्व नॉर्मल हो जाती है। और ये इस बात का आप ये अंदाजा ना लगाएं कि ये लाइट के अंदर जो डिप होती है बहुत ज्यादा आती है, ये 1% भी नहीं होती। मतलब अगर हमारी जमीन जैसा कोई सियारा और हमारे सूरज जैसे सितारे के सामने से अगर गुजरे, उसको कोई कहीं से ऑब्जर्व करेगा तो हमारे सूरज की जो लाइट के अंदर डिफरेंस या डिप आएगी वो सिर्फ 0.008 या 80 पार्ट्स पर मिलियन डिफरेंस आएगा। और आप यहाँ से जो इक्विपमेंट है जमीन पे यूज किया जा रहा है या खला में, उसकी सेंसिटिविटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लाइट का डिफरेंस भी हम मेजर कर सकते हैं। और ट्रांजिट मेथड सबसे इफेक्टिव मेथड है। नंबर ऑफ एक्सोप्लैनेट्स की सर्च के लिहाज से कर देखें तो सबसे ज्यादा प्लैनेट्स इसी ट्रांजिट मेथड के जरिए हमने डिस्कवर किए हैं। ये विजुअली आप देखें, ये एक जिप फाइल है, इसमें जैसे ही वो सामने से गुजरा प्लैनेट अपने स्टार के, तो नीचे ब्राइटनेस के अंदर एक डिप आती है, और इसी डिप को रिकॉर्ड किया जाता है। और इस डिप के जरिए रिकॉर्ड करके ये सबसे पहले डिटेक्शन होती है, अर्ली डिटेक्शन, कि यहाँ पे कोई कोई एक्सोप्लैनेट मौजूद है इस तारे के गिर्द। फिर उसकी फॉलो अप होता है, उसका फॉलो अप डिटेक्शन होती हैं, वेरिफिकेशन होती हैं डिफरेंट मेथड्स के जरिए। सिर्फ इस मेथड के जरिए हम डिक्लेयर नहीं कर देते, ये कैंडिडेट्स में आ जाता है कि ये कैंडिडेट एक्सोप्लैनेट है, कि ये प्लैनेट जो है अगले 200 साल में आए। जैसे प्लूटो लाइक अगर कोई प्लैनेट है उसको ऑर्बिट बहुत बड़ा है, तो ये ऑर्बिट पे भी डिपेंड करता है कि वो अगर तो सियारा जो है वो जल्दी जल्दी ऑर्बिट कर रहा है विद इन डेज या विद इन मंथ्स, तो उसकी जो फॉलो अप डिटेक्शन है वो इजी होती है। लेकिन अगर कोई सितारा 100 साल में सियारा अपने सितारे के चक्कर मुकम्मल कर रहा है तो उसका फॉलो अप मुश्किल हो जाता है। तो इस मेथड के जरिए ज्यादातर ऐसे ही सियारे एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए गए हैं जो जल्दी से अपना ऑर्बिट, जिनका ऑर्बिटल पीरियड जो होता है ना वो बहुत थोड़ा होता है, ताकि उनकी फॉलो अप डिटेक्शन जो है वो इजी हो जाती है। इस एक्सोप्लैनेट की क्या चीज हम देख सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें मालूम हो सकती हैं? इसमें क्लियरली ये हो सकता है कि जितना उसने उस तारे को डिप किया है, उस तारे का अगर रेडियस हमें मालूम है तो इस जो प्लैनेट है जो गुजर रहा है उसका रेडियस मालूम कर सकते हैं हम। उसका हमें रेडियस पता चल जाएगा, उसकी जो ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी है वो कितना बेजवी है, कितना इंक्लाइन है अपने सितारे के साथ उसका जो ऑर्बिट है वो पता चल जाता है। उसका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट सितारे के साथ वो बताता है, या उसका जो ड्यूरेशन है कि कितनी देर के लिए उसने एक्लिप्स किया अपने सितारे को, उससे हम बहुत सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। बाकी इसका जो स्पेक्ट्रा होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए वो हम बहुत सारी चीजें इसके एटमॉस्फेयर के बारे में भी मालूम कर सकते हैं, लाइक उसके अंदर पानी है या नहीं है, ऑक्सीजन है या मीथेन है, इस तरह की बहुत सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड है ना वो रेडियल वेलोसिटी मेथड है, इसको हम डॉपलर शिफ्ट मेथड भी कहते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, आप लेफ्ट के ऊपर एक जो एनिमेशन है वो देखें, जिसके अंदर सेंटर में एक छोटा सा सर्कल है, उसमें एक सितारा
अपने छोटे से सर्कल, जिसको हम बेरी सेंटर कह सकते हैं, उसके गिर्द घूम रहा है, बेरी सेंटर पॉइंट के गिर्द घूम रहा है। और ये जो बड़ा दिखाया हुआ है, ये एक सियारा है, ये इलस्ट्रेशन के लिए है। सियारे को बड़ा दिखाना, ये एक एक्सो प्लैनेट है जो अपने सितारे के जो उसका एक्सियल मतलब कि जो ऑर्बिट कर रहा है अपने बेरी सेंटर की गिर्द, उसको डिस्टर्ब करता है। मींस ये जो प्लैनेट है, इसका मैस और सितारे का मैस आपस में इस तरह इंटरेक्ट करते हैं कि सितारा भी थोड़ा सा वॉबल करता है, जिगलिंग करता है, वॉबल करता है। मतलब बिल्कुल सेंटर पॉइंट राइट साइड पे अगर देखें तो बिल्कुल ग्रीन पॉइंट है सेंटर में, वहां पे नहीं रहता वो सितारा थोड़ा थोड़ा हिलता जुलता रहता है। तो उससे फिर हम अंदाजा लगाते हैं कि ये जो सितारा हिल रहा है अपनी जगह से, मतलब जब उससे लाइट आ रही है हमारे पास, तो उसकी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। उससे देखते हैं कि ये सितारा अभी तो इससे जो आने वाली लाइट थी, इसके अंदर रेड शिफ्ट होने लग गया है। मतलब रेड शिफ्ट से मुराद ये होती है कि उसकी फ्रिक्वेंसी जो है ना वो डाउन होना शुरू हो जाती है, वेवलेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है। रेड शिफ्टिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, ब्लू शिफ्टिंग के बारे में पढ़ा। ब्लू शिफ्टिंग यही होती है कि वो जब सितारा हमारे करीब आना शुरू हो जाता है, मतलब इस सेंटर वाले छोटे दायरे के अंदर करीब आना शुरू हो जाता है, तो ब्लू शिफ्टिंग करता है। ब्लू शिफ्टिंग से मुराद है कि वो हमारे करीब आ गया। उसका मतलब हम अब ये इसकी अंदाजा हम ये लगाते हैं कि ये सितारा अपने एक बेरी सेंटर के गिर्द घूम रहा है, और इसकी वजह यह है कि इसके गिर्द ऐसा एक एक्सो है जो भारी है, मैसिव है, जो इसको घुमा रहा है। अब इसकी रेडियल वेलोसिटी होती है एक, ठीक है, रेडियल वेलोसिटी हम मेजर कर सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे देंगे कि जो जुपिटर है बहुत मैसिव है, जो हमारे जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में से, तो उसके वो जो है हमारे सूरज को 13 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से घुमा रहा है। इतना असर है उसकी जो जो मैस है उसका। और जो हमारी जमीन है, उसका अगर हम अंदाजा लगाएं तो वो सिर्फ 9 सेंटीमीटर पर सेकंड, सिर्फ इतना सूरज को मूव कर सकती है। जितना मैसिव इस मेथड के अंदर, जितना कोई मैसिव एक्सोप्लैनेट होगा और अपने सितारे के जितना करीब होगा, मतलब उसका ऑर्बिटल पीरियड बहुत थोड़ा होगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो उतना ही बेहतर होगा मतलब उसकी डिटेक्शन के लिए। तो इसको हम डॉपलर शिफ्ट भी कहते हैं, डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, रेडियल वेलोसिटी मेथड भी कहते हैं, वोबल मेथड भी कहते हैं। तो ये आपके सामने विजुअल्स हैं, जिसके अंदर जैसे ही हम उसकी उस तारे की डिटेक्शन करते हैं, उस तारे की ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तो उसके अंदर एक पीरियोडिक डिफरेंस या पीरियोडिक चेंज आता है उसके जो स्पेक्ट्रा, उसकी जो लाइट होता है। कभी वो ऐसा लगता है कि सितारा दूर जा रहा है, फिर उसके बाद लगता है कि सितारा ये तो करीब आ रहा है, फिर वो दूर जा रहा है। असल में वो अपने एक बैरी सेंटर के गिर्द घूम रहा होता है, और उसकी एक रेडियल वेलोसिटी होती है। तो ये मेथड जो है वो ज्यादा मैसिव प्लैनेट्स जो अपने सितारे के बिल्कुल करीब, जिसको हम हॉट जुपिटर्स कहते हैं, जुपिटर्स कहते हैं, जो जुपिटर की मैस से ज्यादा होते हैं, 2 3 4 10 गुना भी जुपिटर की मैस से हो सकते हैं, उनकी डिटेक्शन के लिए हम रेडियल वेलोसिटी मेथड यूज करते हैं। और अब ये दो मेथड हैं जो 90% से ज्यादा जितनी भी एक्सोप्लैनेट हंटिंग की गई है, सबसे ज्यादा ये वाले मेथड यूज किए जाते हैं, और ये एक दूसरे का फॉलो अप भी करते हैं। और क्योंकि इस रेडियल वेलोसिटी मेथड में सितारे का जो मैस होता है, कमियत होती है, उसका सिर्फ मिनिमम पॉइंट या मिनिमम वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। तो अगर ट्रांजिट मेथड को इसके साथ मिलाया जाए और उसका रेडियस भी निकाल लिया जाए इसका, तो हमें ट्रू मैस मालूम हो जाती है। मतलब ये दोनों मेथड एक दूसरे का फॉलो अप भी करते हैं, और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको, ट्रांजिट के कैंडिडेट्स रेडियल से अगर पॉसिबल हो तो वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होना चाहिए जैसे हमें ये घूमता हुआ नजर आ रहा है ना, ऐसे ही होना चाहिए। इसको हम कहते हैं एज ऑन अलाइनमेंट कहते हैं। हमारी अलाइनमेंट या हमारी टेलीस्कोप की अलाइनमेंट एज ऑन होनी चाहिए। फेस ऑन अगर हो, जिस तरह ये राइट साइड पे इमेज है, फेस ऑन के अंदर हमें नजर नहीं आएगा। ये जो डिफरेंस है, डॉपलर शिफ्ट है, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, ये नजर नहीं आएगा। ये रेडियल वेलोसिटी का मेथड है, जिसमें ऊपर टॉप पे देखें तो ब्लू शिफ्टिंग हो रही है, सितारा हमारी तरफ आ रहा है, और नीचे देखें तो रेड शिफ्टिंग हो रही है, इसमें सितारा जो है हमसे दूर जा रहा है, अपने पेरिस सेंटर के अराउंड हमसे दूर जा रहा है, जिसकी वजह से ये ब्लू शिफ्टिंग वेवलेंथ के अंदर रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट, इसको डिटेक्ट करके फिर हम इसको कैंडिडेट में डाल देते हैं, फॉलो अप करते हैं, और फिर इसको प्रॉपर इसकी फॉलो अप होता है और इसकी सारी ऑब्जर्वेशन होती हैं। ये वही चीज रेड शिफ्टिंग और ब्लू शिफ्टिंग दिखाई गई है रेडियल वेलोसिटी मेथड की। ट्रांजिट मेथड जो है वो 2009-10 के बाद बहुत ज्यादा यूज होने लग गया। इससे पहले रेडियल वेलोसिटी मेथड यूज होती थी। 2009 में क्योंकि केपलर टेलीस्कोप लॉन्च हुई थी, और उसके बाद हमें पता चला कि जो ट्रांजिट मेथड था वो समझो कि एक्सोप्लैनेट्स का एक सैलाब आ गया, और
3000 से ज्यादा जो एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरीज हैं वो केपलर टेलीस्कोप ने की। और लेकिन ट्रांजिट मेथड के अंदर फॉल्स पॉजिटिव्स या गलत डिटेक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि सितारे की जो लाइट है उसका डिम होना ही हमें बता रहा होता है कि उसके गिर्द कोई सियारा हो सकता है। लेकिन सितारे की जो लाइट की डिमिंग है वो किसी और वजह से भी हो सकती है। वो एक वेरिएबल स्टार भी हो सकता है, या हो सकता है कि कोई और सितारा, जैसे कि बाइनरी सिस्टम्स होते हैं, दो सितारे एक दूसरे का को ऑर्बिट कर रहे होते हैं, वो भी इफेक्ट हो सकता है। लेकिन बाइनरी स्टार में क्योंकि सिस्टम में वेरिएशन ज्यादा होती हैं, लिहाजा फॉलो अप जो है एक दूसरे जो दूसरे मेथड से इसको जो फॉलो किया जाता है, अगर पॉसिबल हो, तो ये कंफर्म कर देता है कि ये वाकई इसके कोई प्लैनेट जो है इस तारे के प्लैनेट घूम रहा है। अब नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है वो माइक्रो लेंसिंग का है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में आप जानते होंगे। कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट जब स्पेस टाइम फैब्रिक को डिस्टॉर्ट करता है, उसको बेंड करता है, उस तो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर हम जमीन पे हैं, तो हमें जो बिल्कुल उसके पीछे जो एक ऑब्जेक्ट है ना, वो डायरेक्ट तो हम नहीं देख सकते। लेकिन जो माइक्रो लेंसिंग या लेंसिंग फिनोमिना होता है, वो बीच वाला जो ऑब्जेक्ट है, मैसिव ऑब्जेक्ट, वो पीछे से आने वाली लाइट को बेंड करता है। ऐसे करके दोनों साइडों से देखें बेंड हो रहे हैं, तो हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल यहाँ राइट साइड पे नजर आएगा या लेफ्ट पे नजर आएगा। वो पीछे वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं हम देख सकते। लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेस टाइम फैब्रिक जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स इसको डिस्टॉर्ट करते हैं, इसकी वजह से हम पीछे मौजूद कोई भी सितारा देख सकते हैं। अब माइक्रो लेंसिंग काम कैसे करती है? ये वही फिनोमिना है कि रियल ऑब्जेक्ट सेंटर में है, बीच में कोई मैसिव ऑब्जेक्ट, कोई गैलेक्सी है। हम अर्थ के ऊपर उसको डायरेक्ट नहीं देख सकते क्योंकि बीच में गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी उसकी लाइट को बेंड करके हमारे पास पहुंचाती है और हमें ऑब्जेक्ट, वो दो ऑब्जेक्ट भी नजर आ सकते हैं। मतलब रिसेंटली एक सुपरनोवा डिस्कवर हुआ है जो जिसके एक ही, ये पिछले साल की बात है, पिछले 4 इमेजेस जो हैं वो हमें नजर आए हैं एक ही सुपरनोवा के। और उसको एक गैलेक्सी जो है वो इसी तरह माइक्रो लेंस या ग्रेविटेशनल लेंसिंग कर रही है, जिसकी वजह से हमें 4 सुपरनोवा, एक ही सुपरनोवा की 4 इमेजेस नजर आ रही है। माइक्रो लेंसिंग। अब माइक्रो लेंसिंग एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन के लिए कैसे काम करती है? अब लेफ्ट पे अगर हम अब इमेज देखें तो सिंपल एक फोरग्राउंड पे एक ऐसा सितारा है जिसके गिर्द कोई प्लैनेट हो सकता है। ठीक है, इसको इसके गिर्द हमने प्लैनेट को डिस्कवर करना है, तो उसके नीचे लाइट कर्व आप देखेंगे बड़ी स्मूथ बेल कर्व की तरह जा रही है। उसके पीछे बिल्कुल अलाइनमेंट में कोई सितारा होना चाहिए। माइक्रो लेंसिंग की रिक्वायरमेंट है और यही इसका लिमिटिंग फैक्टर भी है कि बिल्कुल इसके पीछे एक सितारा होना चाहिए। और उस सितारे के साथ और आपकी ऑब्जर्वेशन के साथ जमीन, पीछे वाला सितारा और सेंटर में वो सितारा जिसके गिर्द कोई एक्सोप्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है, ये तीनों एक लाइन में सीधे हों, इसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। और ये अलाइनमेंट बड़ी रेयर होती है। अब नेक्स्ट इमेज जो राइट साइड पे है, इसमें देखें कि जैसे वो प्लैनेट घूम के साइडवेज आता है। साइडवेज का मतलब कि उसका जो अपना प्लैनेट का मैस है वो भी लाइट को डिस्टॉर्ट करेगा। जब वो प्लैनेट भी लाइट को डिस्टॉर्ट करेगा, तो यहाँ पे देखें कि एक्स्ट्रा ब्राइटनेस आपको नजर आएगी पिछले वाले सितारे की लाइट के अंदर। उसका मतलब है कि पहले तो ये पिछले वाला सितारा इतना ज्यादा ब्राइट नहीं था, अब एकदम से ये जो सितारा है वो क्यों ब्राइट हो गया? इसका मतलब है कि कोई और मैसिव ऑब्जेक्ट फ्रंट वाले जो लेंसिंग स्टार है उसके गिर्द कोई चीज ऐसी ऑर्बिट कर रही है, या तो कोई और स्टार है उसका बाइनरी कंपेनियन है, या कोई एक्सोप्लैनेट है जो इसके गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, जिसकी वजह से इसने इस लेंसिंग को इनहेंस कर दिया। तो ये डिप, एकदम से कोई एक ब्राइटनेस की डिप आती है और ये बताती है कि हाँ, इसके गिर्द कोई ऐसा एक्सोप्लैनेट हो सकता है। जो माइक्रो लेंसिंग है इसके जरिए बहुत कम जो प्लैनेट्स हैं वो डिस्कवर की गए हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर फिनोमेना होता है कि आप तीनों चीजें इस तरह अलाइन कर सकें। नेक्स्ट जो है वो डायरेक्ट इमेजिंग का है। जो लास्ट है, हम देखते हैं कि डायरेक्ट इमेजिंग के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए इसके जरिए बहुत कम सियारे जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं। लेकिन ये बताता चलो कि नेक्स्ट जितनी भी बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स हैं, ऑब्जर्वेटरीज डिजाइन हो रही हैं स्पेस बेस्ड और अर्थ बेस्ड, जो डायरेक्ट इमेजिंग को प्रेफर करती है। जैसे लुवर है, वो आपकी विजिबल, अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर, तीनों के अंदर काम करेगी। और उसका जो आई थिंक उसका जो जो प्राइमरी मिरर है वो 9 मीटर का है, बहुत बड़ा है, वो बहुत ज्यादा लाइट कैप्चर करेगी। और उसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर ये भी है कि वो डायरेक्ट इमेजिंग करेगी एक्सोप्लैनेट्स की। ये काम जो है, ये जो सामने आपकी इमेज नजर आ रही है, ये यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ईएसओ, ये जो वेरी लार्ज टेलीस्कोप है चिली के अंदर, उसने ये डायरेक्ट इमेज बनाई है। सेंटर में आपको CVSO 30 स्टार नजर आ रहा है और उसके लेफ्ट पे आप देखें इन सर्कल में प्लैनेट नजर आ रहा है।
तो डायरेक्ट इमेजिंग का मेथड भी अच्छा है, लेकिन इसके लिए बहुत आपको बड़ी टेलीस्कोप्स, बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन वाली टेलीस्कोप्स चाहिए आपको। तो ये चार मेथड्स थे जिसके अंदर एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया जाता है, और इनके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। एक दूसरे को ये फॉलो अप के लिए भी यूज किए जाते हैं। और नेक्स्ट हम ये वही एक इमेज है 2M1207 स्टार की, और साथ एक्सोप्लैनेट है। अब टेलीस्कोप्स की बात करते हैं कि टेलीस्कोप्स जो इसमें ज्यादा यूज होती हैं, वो उसमें सबसे सरफहरिस्त केपलर है। केपलर 2009 में लॉन्च की गई, 2013 में इसका रिएक्शन व्हील्स में फ्यूल खत्म होने की वजह से इसका प्राइमरी मिशन तो खत्म हो गया था, लेकिन K2 के नाम से इसका एक्सटेंडेड मिशन जो 2018 तक चला, इसने बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स जो हैं वो डिस्कवर किए। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू था, ये किस पैच के अंदर, आसमान के किस पैच के अंदर ये देखता था, वो सिर्फ आप ये कह लें कि पूरे आसमान का 0.25%, पूरे आसमान का 0.25% इसने देखा, और उसमें से 3,000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं। और इससे अंदाजा होता है कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 1 ट्रिलियन से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हैं। और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो आप ये समर ट्रायंगल के जो सितारा है वेगा, जेनब, और ये नीचे जो सिग्नस कॉन्स्टलेशन और लायरा कॉन्स्टलेशन, इसके दरमियान ये आपको पैच नजर आ रहा है, यहाँ पे इसका फील्ड ऑफ व्यू है। और ये टेस्ट टेलीस्कोप है, ये 2018 में लॉन्च की गई थी, और ये थी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और 5,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स जो है वो ये ले चुकी है वहां से, जिसकी वेरिफिकेशन हो रही है। 268 कंफर्म हो चुके हैं। और इसका जो मजे की बात यह है कि ये 85% ऑफ द स्काई को कवर करे, और इससे डाटा अभी आ रहा है, उसको प्रोसेस किया जा रहा है। ये भी जो है ट्रांजिट मेथड को ही यूज करती है। अभी टाइम जो है वो होने वाला है, क्योंकि जूम की लिमिटेशन है, इसलिए मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। इसके बारे में अगर किसी का कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, एक्सोप्लैनेट्स की हंटिंग के 4 तरीके में से कोई आपको क्वेश्चन हो, तो वो आप कर सकते हैं। ये जी, सारा। थैंक यू सो मच साकिब अली। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, तो इस दौरान में हम कोशिश करते हैं आप शॉर्ट में कोई आंसर्स कर दीजिए, और आप सवालात कर सकते हैं आप लोग साकिब अली से। जी, है। मैं सवाल करूं पहले सारा। जी मदिया। मेरा सवाल ये है कि जैसे इन्होंने बताया था जो एक्सोप्लैनेट का सर्च करने का, जो बेरी सेंटर वाला जो उन्होंने बताया था, तो बेरी सेंटर तो आपने जुपिटर के प्लेनेट के हिसाब से बताया ना, जबकि एक्सोप्लैनेट जो हमने सर्च किए हैं वो मोस्ट प्रोबेबली अर्थ साइज के होते हैं। तो अर्थ का बेरी सेंटर, अर्थ का उस स्टार पे बेरी सेंटर इतना पता चलता है अगर हम उसको थ्रू दिस मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं, उसको सर्च करते हैं तो? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर एक लिमिटेशन है कि जैसे ही हम रेडियल वेलोसिटी मेथड के जरिए किसी भी रेडियल वेलोसिटी असल में स्टार की मेजर करनी है, तो इसकी एक लिमिट है 3 मीटर पर सेकेंड। अभी तक की जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो 3 मीटर पर सेकेंड की जो रेडियल वेलोसिटी है किसी भी स्टार की, या उससे ज्यादा हो, वो मेजर कर सकते हैं। क्योंकि अर्थ की जो है वो 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो लिहाजा रेडियल वेलोसिटी के जरिए 3 मीटर या 2.5 मीटर से नीचे रेडियल वेलोसिटी के जितने भी एक्सोप्लैनेट्स हैं वो डिस्कवर नहीं किए जा सकते। फ्यूचर में हो सकता है कि इससे भी ज्यादा सेंसिटिव इक्विपमेंट आ जाए, जिससे हम हो सकता है कि अर्थ लाइक जो प्लैनेट्स होते हैं वो रेडियल वेलोसिटी से भी हम डिटेक्ट कर सकें।